बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट उसकी ओरिएंटेशन के हवाले से है। कुछ इसमें हम अपना जो स्टडी प्लान है उसके बारे में, सिलेबस, पास पेपर, बेसिकली क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले एक शॉर्ट सा जो प्लान उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली कि जो 1 मार्च को पेपर दे रहे हैं सिविल जज का, कि वो तमाम लोग जो 1 मार्च को अपीयर हो रहे हैं उन लोगों के लिए एक 1 मंथ यानी कि 4 वीक्स क्रैश कोर्स वो कैसे प्लान किया जाएगा। बट मेनली जो हमारा आज का जो फोकस है वो क्या है कि इस बार भी जब ये पोस्ट आई तो बहुत से ऐसे लोग जो क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड होने का मतलब क्या है कि जो इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करते थे, लेकिन इस वजह से वो पेपर नहीं दे पा रहे कि जी हमारी तैयारी नहीं है। अब तैयारी क्यों नहीं है? क्योंकि एक जनरल जो हमारी थिंकिंग है, जो जनरल ट्रेंड है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक जो लास्ट 3 एडवर्टाइजमेंट हैं सिविल जज की, अगर आप सिविल जज की लास्ट 3 एडवर्टाइजमेंट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम मिला है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे वो तो अपीयर हो चुके, लेकिन वो लोग जो इस इंतज़ार में थे कि पोस्ट आई, अब 12 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, पिछले संडे उसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, 1 मार्च को पेपर, और 1 मार्च को पेपर हो जाएगा। 1 मंथ में क्या तैयारी पॉसिबल है? उन लोगों के लिए तो पॉसिबल है जो ऑलरेडी सिलेबस को गो थ्रू कर चुके हैं। असल में एक चीज़ जो सबसे पहली मैंने आपको समझानी है, सिविल जज की जो प्रिपरेशन है इसके 2 फेज़ होते हैं। 2 फेज़ कौन से होते हैं, किस तरह होगा, क्या मामले जाते होंगे, लेकिन उन सारी बातों से पहले नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट जब भी आए, लेकिन आप जहन में रख लें कि नवंबर में अगेन सिविल जज के इम्तिहानात 2024 के अंदर होंगे। तो वो तमाम लोग जो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि जी एडवर्टाइजमेंट आए, हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट तब भी जाके अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए और साथ ही नवंबर में पेपर हो जाए। तो क्या सिविल जज की तैयारी इतने अरसे में पॉसिबल है? 1 मंथ में तो डेफिनेट, मैंने आपको बताया कि सिर्फ वो लोग तैयारी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, सिर्फ अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के बाद वो पेपर में बैठ सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कम अज़ कम इस सिलेबस के हवाले से 9 मंथ का एक मिनिमम पीरियड है जो रिक्वायर्ड है अगर आप इस तैयारी को इफेक्टिवली करना चाहते हैं। 9 मंथ का पीरियड क्यों, कैसे, किस तरह, वो तमाम चीज़ें हम जब सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसका पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि हम पर्टिकुलरली यहाँ पर इस तैयारी के सेशन को किस तरह लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें कि नवंबर 2024 दोबारा फिर सिविल जज का जो इम्तिहान है वो बाय ऑल मींस, क्योंकि हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था वो इनफैक्ट ओरिजिनल नोटिफिकेशन ये है कि मार्च में एडिशनल सेशन जज और हर साल नवंबर में सिविल जज के इम्तिहान होते हैं। लेकिन जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इसमें अमेंडमेंट की और कहा कि हर साल 2 बार, यानी कि मार्च में भी सिविल जज के इम्तिहान होंगे और उसके बाद नवंबर में भी होंगे। लास्ट ईयर आपने देखा कि इवन नवंबर में जब हमें ये लग रहा था कि रिज़ल्ट तो आया ही नहीं है, शायद इसका पेपर हो ही ना, लेकिन बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट पेपर अनाउंस भी हुए और हुए भी सही। तो उस वक्त हमने लोगों को अगेन बताया कि जो नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है वो मार्च में है, लेकिन सबका वही माइंडसेट रहा कि नहीं जनाब रिज़ल्ट आएगा तो सोचा जाएगा। हुआ क्या? अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। मे पॉसिबल रिज़ल्ट आपका उस इम्तिहान की डेट से हफ्ता पहले आए और हफ्ते में ही शार्ट लिस्टिंग होकर पेपर से एक दिन पहले, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने किया था कि फाइनल जो अपॉइंटमेंट लिस्ट थी वो प्लेस कर दी गई थी। तो अगली तैयारी अगेन इसी तरह होगी। आप ये मत देखें कि इम्तिहान कब होगा, रिज़ल्ट कब होगा, मामला जात किस तरह चलेंगे। सिर्फ ये चीज़ जहन में रखें कि नवंबर में इम्तिहान है और मिनिमम इसकी तैयारी के लिए जो पीरियड रिक्वायर्ड है वो 9 मंथ है। और अगर हम आज फरवरी से काउंट करें तो हमारे पास इतना ही टाइम बनता है इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए कि हम 9 मंथ के इस पीरियड में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। अब वो सब लोग जो ADPP या इसके अलावा कुछ ऐसे इम्तिहानात की तैयारी के लिए हमारे पास आएंगे,
उनके लिए क्या रोड मैप होगा, या वो तमाम लोग जो सिर्फ इस वजह से कि सर हमें कोई गाइड करें कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर मुझसे कोई शख्स पूछे तो जब आप एलएलबी कर लेते हैं पाकिस्तान में, जो आप एलएलबी करते हैं बस हो जाता है, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी से करते हैं चाहे कॉलेजेस से करते हैं, हो जाता है कि मैंने लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। एलएलबी में पढ़ने का मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट उन 5 सालों में हर बेर एक्ट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा हो। अगर कोई पढ़ के आया है तो वो एलएलबी वाकई करके आया है, और अगर इससे हटकर कोई नोट्स और इस तरह की चीज़ों से आप एलएलबी करके आए तो फिर आपका एलएलबी हो गया था, आप एलएलबी करके नहीं आए। तो ऐसे तमाम लोग वो आगे फ्यूचर में क्या करें, किस तरह लेकर चलें। मैं आपको एक सिर्फ शॉर्ट सा बताऊं, 2024 के एक में अगर आपको ओवरव्यू दूं तो सीजे तो है ही है, एडीपीपी के हवाले से 169 पोस्ट ये सेंक्शन हो चुकी हैं, पीपीएससी को फॉरवर्ड की जा चुकी हैं। ये इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा शायद डिले आ रहा है, अदरवाइज़ किसी भी वक्त पीपीएससी इसको अनाउंस कर सकता है। 169 पोस्ट एडीपीपी, और एडीपीपी और सीजे की क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम ही होगी, 2 इयर्स के एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद लास्ट टाइम एडीए की पोस्ट वेकेंट गई है। वेकेंट क्यों गई है कि पोस्ट ज़्यादा थी और जो लोग हैं वो इम्तिहान पास ही नहीं कर सके। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो पोस्ट आई थी वो काफ़ी ज़्यादा वेकेंट गई। उसके बाद जिन लोगों ने लीगल इंस्पेक्टर की इम्तिहानात वगैरह दिए थे, कितनी पोस्ट थी जनाब लीगल इंस्पेक्टर के हवाले से, और कितने लोग अपॉइंट हुए, 30 के राउंड अबाउट। कितनी पोस्ट अगेन वेकेंट चली गई, क्यों? क्योंकि लोग पास ही नहीं हुए। 16 ग्रेड की पोस्ट है ये। अब ये पोस्ट इनके अलावा वन पेपर के हवाले से बहुत सी ऐसी पोस्ट जिनका इवन हमें पता ही कोई नहीं होता, और ये सब की सब 17 ग्रेड की। जैसे पिछले दिनों एडीएफआई आया, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई, जिसका भी रिजल्ट आया, और बाय चांस हुआ क्या था कि जो पिछले साल मार्च अप्रैल में आपके सीजे के इम्तिहान हुए थे उसमें लोग परेशान थे कि जी हम किस तरह तैयारी करें, क्योंकि सबके जहन में था कि मिनिमम 4 मंथ का पीरियड उनको दिया जाएगा और उसके बाद इम्तिहान होंगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड था, 2 मंथ का पीरियड था। जितने लोग ड्रॉप हुए जो हमारी अकेडमी में, जिन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो नहीं करना चाहते, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हमने उन सब को मशवरा दिया कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की तरफ चले जाएं। और जो पिछले ही हफ्ते आपने देखोगे उसका रिज़ल्ट आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 19 बच्चे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की पोस्ट पे आए हैं। अब वो सिविल जज इम्तिहान भी ना दिया, लेकिन वही तैयारी उनको कहाँ पे काम आ गई, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। इस तरह की 17 ग्रेड की अगर आप रेगुलरली पंजाब से हैं तो पीपीएससी प्लस एफपीएससी, अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो एफपीएससी अलॉन्ग विद योर पर्टिकुलर प्रोविंस, जो भी आपका प्रोविंशियल कमीशनिंग सर्विस है, अगर आप उसकी हर महीने या दूसरे महीने के बाद आने वाली जो कंपोजिट एडवर्टाइजमेंट है वो आप ओपन करेंगे, उसमें आपको लॉ की फील्ड की बहुत ज़्यादा पोस्ट, जैसे अगर कोई सिंध से है तो सिंध में इस वक्त आई हुई है जी पोस्ट, एसपीएससी की तरफ से लीगल जो है वो डिफरेंट पोस्ट 18 ग्रेड 17 ग्रेड की और 16 ग्रेड की, कहीं पे कोई डायरेक्टर लीगल है, कहीं पे कोई असिस्टेंट लीगल है, इस तरह की बहुत सी पोस्ट सिंध में भी आई हुई है। तो ये आप एफपीएससी और पीपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको लॉ के हवाले से हर पोस्ट, हर कंपोजिट एडवर्टाइजमेंट के अंदर 2 3 4 पोस्ट होती हैं जिसके आगे नंबर ऑफ़ सीट डिफरेंट होती हैं, 10 15 20 25 30। तो अगर आप अपनी तैयारी को स्पेसिफिक करते जी मैं तो सिर्फ एडीपीपी करूँगा, तो वहाँ पर उस तैयारी के साथ आप कोई और इम्तिहान शायद ना दे सकें। लेकिन अगर इन सब में कोई ऐसी चीज़ के जिसके बाद आप कोई भी इम्तिहान दे सकें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका सिविल जज। सिविल जज की तैयारी का जो क्रिमिनल पार्ट है, आज इसको मुकम्मल करते हैं। जो सिविल जज का आपका क्रिमिनल पोर्शन है उससे आपका कौन सा पेपर कवर होता है, एडीपीपी। ऑल दो एडीपीपी में कुछ माइनर लॉज हैं, लेकिन जब आप एडीपीपी के एग्ज़ाम देखते हैं तो जो माइनर लॉज हैं वो हमेशा ऑप्शनल पोर्शन में होता है। एडीपीपी के इम्तिहान में ये नहीं होता कि जी पोर्शन वाइज आप इस पोर्शन को करें, इसको करें, इसको करें। जब वो अटेम्प्ट में जाता है तो जो मेजर लॉज क्रिमिनल के हवाले से सीआरपीसी, पीपीसी, कानून शहादत ऑर्डर, अगर इन पे आपको कमांड हो तो ऑटोमेटिकली आपका एडीपीपी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो पूरा इम्तिहान तैयार हो जाएगा।
और पर्टिकुलरली अगर कोई मुझसे मशवरा ले, ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, तो मैं उनको एडीपीपी या डीडीपीपी का मशवरा दूंगा। उसका रीज़न क्या है कि एडीपीपी और डीडीपीपी में आपकी प्रैक्टिस स्टॉप नहीं होती। एज बीइंग एडीपीपी या डीडीपीपी, आप इन फ्यूचर एडिशनल सेशन जज का इम्तिहान देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी शख्स के अभी 4, 5, 6 साल प्रैक्टिस है और वो एडीपीपी या डीडीपीपी अगर लग जाता है, 5 साल डीडीपीपी के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। अगले 5 साल के बाद वो एडिशनल सेशन जज का इम्तिहान देना चाहे तो वो दे सकता है। बट ऑन द अदर साइड, जैसे ही आप सिविल जज मजिस्ट्रेट बनते हैं, आपकी प्रैक्टिस वहीं पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स ही आपने सीनियर सिविल जज बनना है। उससे के बाद कोई 5-6 साल के बाद आप क्या बनेंगे, एडिशनल सेशन जज। ऑलमोस्ट 20 साल जब आपकी सर्विस होती है तो उसके बाद आप जाकर एडिशनल सेशन जज बनते हैं। लेकिन जो डीडीपीपीज़ हैं, एडीपीपीज़ हैं, ये 10 साल पूरे होते साथ एडिशनल सेशन जज का अगर इम्तिहान देना चाहें तो उनके लिए दरवाज़ा खुला रह जाता है। सेकंड, जो एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो सिविल जज का सिविल पोर्शन है, वो कहाँ पे आके आपके काम आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लीगल ड्राफ्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये इम्तिहान किस में है, ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, जो असिस्टेंट जो अटॉर्नी है आपका डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उसके हवाले से। लीगल इंस्पेक्टर, अगेन आपका सिविल जज का कौन सा पोर्शन, क्रिमिनल पोर्शन है। उसके बाद वन पेपर इम्तिहान में अगर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए आया तो उसके अंदर भी मेजर क्रिमिनल लॉज ही थे, और एक 20 मार्क का एफआईए का एक्ट, वो टोटल 20-25 उसका सेक्शन, कोई इतना ज़्यादा उसका कोई टफ सिलेबस नहीं आया था। इस तरह ये जो वन पेपर इम्तिहान होते हैं, इसमें 100 मार्क्स का एक एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। समटाइम्स किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इस किस्म के लीगल इंटर्न्स रखे जाते हैं, लीगल असिस्टेंट रखे जाते हैं, लीगल क्लर्क्स की पोस्ट आती हैं। उन तमाम पोस्ट के हवाले से आपके पास क्या होता है कि आप जाकर इस तैयारी की बेस पर, और इसके अलावा हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ सीजे को। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम तैयारी इस तरह की क्यों करेंगे, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो। बहुत ज़्यादा पोस्ट हाई कोर्ट में आती हैं जो सिविल जज नहीं है, लेकिन सिविल जज से ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और वो कैसी कि हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ एक पीए और एक सीए 17 और 18 ग्रेड के होते हैं वो, और उसमें प्रमोशनल चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और फिर परमानेंटली आपको उसमें एक चीज़ जहन में रखें कि आपका स्टे कहाँ पे होता है, नॉर्मली प्रिंसिपल सीट पे ज़्यादा स्टे होता है, और अगर प्रिंसिपल सीट से आप बाहर भी जाते हैं तो उसके लिए अलाउंसेस वो अलग चीज़ होती है। लेकिन वो इम्तिहान क्या वो सिर्फ डिपार्टमेंटल होता नहीं, डिपार्टमेंटल नहीं होता, दोनों उसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डिपार्टमेंटल जो लोग हैं वो पीए और सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ कौन कर सकता है, जो फ्रेश हैं लोग, उसके लिए पर्टिकुलर आ जाता है। वो लॉ पोस्ट ही होती है। जो सीए होता है बेसिकली वो कोर्ट असिस्टेंट होता है, जो हाई कोर्ट के जस्टिस को कोर्ट की प्रोसीडिंग में असिस्ट करता है, उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग, उसके लिए रिसर्च, इस तरह के तमाम मामला वो कोर्ट असिस्टेंट देखता है। तो लिहाजा वो एक ऐसा शख्स जो लॉ कर चुका हो, या अगर लॉ नहीं भी किया तो उसका जो पेपर होता है वो ड्राफ्टिंग, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके हवाले से। और ये बाहर के लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन इसको जानता है, जिसने लॉ पढ़ा हो। तो सिंपल समझाना ये है, क्योंकि पंजाब के सिविल जज के हवाले से देखें तो अभी मैं आपको सिलेबस से बताऊंगा तो ऑलमोस्ट 20 मेजर लॉज जो पाकिस्तान में हैं वो किस सिलेबस का हिस्सा है, वो आपके जो सिविल जज के हवाले से पोस्ट आती है पंजाब में, ये इसका हिस्सा है। तो जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये तमाम आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, और 2024 के अंदर अंदर एडीपीपी, एडीए, लीगल इंस्पेक्टर और वन पेपर की मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी। हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर दरमियान में कोई पोस्ट अनाउंस होती है जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं, हम आपको उस पर अप्लाई करवाएं, और उसके लिए अगर कोई भी बैच स्टार्ट होगा तो आप जितने लोग हमारी एकेडमी का हिस्सा होंगे, हम कोई एडिशनल फ़ीस लिए बगैर उस तैयारी को उस हिसाब से मोल्ड कर देंगे कि प्रायोरिटी बेस पर अगर फॉर एग्जांपल एडीपीपी की पोस्ट पहले आ जाती है तो हम सिविल जज का जो अपना करंट ऑन गोइंग सिलेबस होगा उसको स्लाइटली शिफ्ट करके सिर्फ क्रिमिनल पोर्शन पे लेकर आएंगे। रूटीन में हम ये करते हैं कि एक सब्जेक्ट सिविल का और एक सब्जेक्ट क्रिमिनल का, लेकिन अगर एडीपीपी पहले आ गया तो हम क्रिमिनल को पहले फोकस कर लेंगे, और अगर हमारे पास एडीए पहले आ गया तो हम कौन सा पोर्शन करेंगे, सिविल पोर्शन।
उसके अलावा कुछ जो और मज़ीद चेंजेस जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पहले सिर्फ यहाँ पे मैं पढ़ाता था। इनफैक्ट ये फ़र्क थोड़ा सा आपने समझना है आज। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ गया तो आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी। लॉ के हवाले से एक चीज़ है पढ़ाना और एक है तैयारी करवाना। इनफैक्ट टीचर का काम है पढ़ाना और एकेडमी का काम है तैयारी करवाना। पढ़ाने और तैयारी करवाने में क्या फ़र्क है? पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं कोई भी स्टैट्यूट लूँ, कोई भी लॉ बुक लूँ और आपको उसकी हर प्रोविज़न समझा दूँ। समझने के बाद अब आप आगे फर्दर उसको किस तरह इम्तिहान में लिखेंगे वो आपकी अपनी एक्सपर्टाइज होगी। ये है पढ़ाना। जितने इंडिविजुअल टीचर्स जनरली पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तैयारी नहीं करवाते। एकेडमीज पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ क्या करवाती हैं? तैयारी करवाते हैं। तैयारी करवाने का मतलब क्या होता है? टास्क दे दिया कि जनाब ये ले जाएं, कल आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करके आना है, याद करके आना है और आपका टेस्ट होगा। ये है तैयारी करना। नो डाउट जुडिशल एग्ज़ाम्स में कामयाबी के लिए ओवरऑल पढ़ाने से अगर आप कहें कि ज़्यादा अमल दखल 40-60 करें तो तैयारी का ही है। लेकिन अगर आप पढ़े बगैर तैयारी करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। चीज़ समझ तो आई नहीं है, खाली याद करना उसका क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले ये जो अब हम आज इंशाल्लाह जिस बैच के वाले से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले हमारा जो पूरा फोकस था वो किस पे था? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे था। लेकिन अब इंशाल्लाह जो आज मैं आपको बाकायदा इसका रोड मैप दूंगा, हमने अब पढ़ाने के साथ साथ दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर दी है और वो क्या है? तैयारी करवाना। अब डेफिनेटली पढ़ाना और तैयारी करवाना वो सिंगल पर्सन का काम नहीं है। और वैसे भी अगर 4 घंटे आप लोग मुझे लगातार देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसलिए एक और भी उसमें इशू आ जाता है, क्योंकि कुछ और मसरूफियात होने की वजह से समटाइम्स मैं प्रॉपर टाइम पर नहीं आ सकता, कि जिसकी वजह से अक्सर क्लास इफ़ेक्ट होती है। तो इन तमाम चीज़ों का एक बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन इस बैच में हमने किया है वो क्या है कि सर काइंडली आ जाए कि अब इस बैच में हमारे साथ 2 और टीचर्स, 2 और कोऑर्डिनेटर्स, डॉक्टर उमैर साहब बेसिकली ये इंग्लिश के हवाले से हमारे साथ इस बैच में होंगे। ऑलरेडी पीपीएससी के कई एग्ज़ाम्स ये पास कर चुके हैं। 76 मार्क्स के साथ इनका जो एसे और कंपोजिशन वो भी 70% के साथ पास है। 10 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। ये जो इंग्लिश आपका है बेसिकली सिविल जज, उसके अलावा एडीपीपी, उसका जो सिलेबस है उसको इस सीक्वेंस में लेकर चलेंगे कि सबसे पहला जो हमारा काम है, यानी कि जो पहले 2 से 3 महीने हमारे नेक्स्ट 9 मंथ बैच के हैं, हमने सिर्फ पास पेपर्स करने हैं। ताकि हमें ये पास पेपर, हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी तैयारी, पास पेपर को देखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। और ये आपको तैयारी करवाते वक्त सिर्फ पास पेपर नहीं बल्कि पास पेपर में आई हुई हर चीज़ उसके साथ रेलेवेंट चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे कि ये आ चुकी है और ये चीज़ पेपर में आ सकती है। क्योंकि एक चीज़ हम इसमें इमेजिन करके बैठे हैं कि एज बीइंग जुडिशियल एस्पिरेंट्स आप लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और हमने अब आपको इंग्लिश पेपर की क्या करवानी है? तैयारी करवानी है। इन केस कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कहता है कि सर नहीं मुझे तो बेसिक ग्रामर ही नहीं आती तो मैं तैयारी क्या कर लूँगा, तो उसके लिए हम इस क्लास से हट कर जो सेपरेट कुछ चीज़ है वो अरेंज करेंगे। बट क्लास का जो पैटर्न होगा वो टोटली फोकस्ड होगा किसके ऊपर? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश, जिसमें आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर के हवाले से आपके इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एसे, प्रेसी और कंप्रीहेंशन। तो हमारा फोकस इन्हीं के ऊपर होगा। सेकेंडली हमारे पास डॉक्टर अनिल साहब हैं जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये जीके के हवाले से। अब बेसिकली जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि लास्ट कुछ अरसे में जब मैं अपनी एक टीम बनाना चाह रहा था कि जिन लोगों के साथ बाकायदा तौर पर हम ये तैयारी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर चलें, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो क्या था कि कई लोगों को डेमो हमने यहाँ पर किया, लेकिन वो उस तरह के लोग नहीं मिल रहे थे कि जिनमें दोनों क्वालिटीज़ हों, कि एक तो वो पढ़ाना जानते हों और दूसरा वो क्या चीज़ जानते हों?
तैयारी करवाना जानते हो। पढ़ा के आप पढ़ तो गए, लेकिन अगर आपको उसका पता नहीं कि पेपर में इसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो फिर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। इसी हवाले से फर्दर एडीपीपी के लिए सर शाह साहब आप भी आ जाएं। सर शाह साहब ये बेसिकली हमारा जो एक नया कैंपस है उसके जो है वो प्रिंसिपल भी हैं, एलएलएम किया हुआ इन्होंने। और जो हमारी एडीपीपी की क्लास, पहले क्या था कि जनरल हमारा तरीकाकार कुछ इस तरह था कि हम एडीपीपी और सीजे को मर्ज कर देते थे। दिस टाइम हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारी एडीपीपी की क्लास सेपरेट होगी, सिविल जज की क्लास सेपरेट होगी, और इसी तरह जो वन पेपर की क्लास है वो भी सेपरेट होगी। पहले ये सारी क्लासेस क्योंकि पढ़ाना होता था, पढ़ाने में सिलेबस क्या होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो तैयारी की बात करें तो सेम वही सब्जेक्ट्स, अगर हम उसको सिविल जज के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है, और एडीपीपी में उसको जिस पॉइंट से हमने पढ़ना है वो पॉइंट भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लिहाजा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने के लिए इस बार हमारी क्लासेस क्या होंगी, सारी अलग अलग। पहले दिन से ही, कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो अलग हो जाएंगी। जैसे लास्ट हमारी प्रैक्टिस रही कि हम इवन क्रैश कोर्स और जनरल कोर्स को आपस में क्या करते हैं, मर्ज, क्योंकि वही सेम चीज़ है कि मैं सिर्फ क्या कर रहा था, पहले पढ़ा रहा था। पढ़ाना इकट्ठा हो सकता है, प्रिपरेशन नहीं हो सकती। लिहाजा कल से जो हमारा क्रैश कोर्स है उनको जो हम प्लान देंगे वो क्रैश कोर्स अपने प्लान के मुताबिक, जो रेगुलर लोग हैं वो कल से सेपरेट क्लास में अपने प्रोग्राम के मुताबिक, एडीपीपीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक उस क्लास में, वन पेपर जो हमारा 4th प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसमें वो लोग अपने प्रोग्राम के। हाँ ये ज़रूर है कि जब कोई पोस्ट आएगी, अगर हमारे सिविल जज के एस्पिरेंट किसी भी पोस्ट के हवाले से कुछ ऐसा करना चाहेंगे तो हम उनको इंटरचेंजेबली दूसरे जो सिलेबस है उसके साथ भी फेमिलियर करते चले जाएंगे। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि आप यहाँ पे अगर आए हैं तो कोई ना कोई जॉब प्लेसमेंट हो जाए, और उसके बाद उससे बड़ी एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, सर प्लीज़ बैठ जाए। एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ जनाब इस हवाले से। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ टीचर्स हैं जो आज कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। सिविल सर्विसेज अकेडमी के एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अकबर जैदी साहब। जितने भी लोग मिनिमम हमारे साथ होंगे, या तो वो एलएलएम के साथ 15 से 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और पर्टिकुलरली जो उससे हटकर हम जितने भी अपने टीचर्स को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं वो मिनिमम हमने अपने एक क्राइटेरिया रखा है कि पीएचडी। और पीएचडी के हवाले से अनिल साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे क्लास फेलो भी हैं, और मेरी क्लास में अगर कोई मुझे बंदा लगा था कि वाकई ये बंदा पढ़ाने वाला है तो वो सिर्फ ये था, लिहाजा आज ये मेरे साथ। और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, लेकिन इनको मैंने अप्रोच किया, और पिछले काफ़ी अर्से से मैंने इनकी रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप आएँ और आकर इस मामले में मुझे ज्वाइन कर, क्योंकि वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ किसी एक टीचर में होनी चाहिए वो मुझे वो इनमें नज़र आई थी। इसी तरह अकबर जैदी साहब हैं, वो सिविल सर्विसेज अकेडमी के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और पढ़ाने का उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाते हैं। थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर एक एसपी साहब आए बैठे थे, उनसे भी यही बात हुई है, कुछ क्रिमिनल प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रूल्स, उनके हवाले से। तो वो लेक्चर्स भी हम साथ साथ इसके क्या करते जाएंगे, लेकिन वो पार्ट ऑफ द पढ़ाने वाला फेज़ होगा। इवन देन हमें ज़रूरत किस चीज़ की रहेगी, तैयारी के फेज़ को कैसे टैकल करेंगे मैं आपको वो भी अभी बताता हूँ कि हम एक पूरा इसका तरीकाकार। लेकिन अब आप जिस चीज़ की भी मर्ज़ी तैयारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तक कोई पोस्ट इस वक्त जो सीजे 1 मार्च उसके अलावा ऑन गोइंग नहीं है, आने वाली हैं सारी की सारी पोस्ट। जी एडी के भी आ चुकी है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें मैं यही कहूँगा कि आप जो सिविल जज है, सिविल जज के हवाले से आप क्या करें, सिविल जज के हवाले से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा था वो क्या है कि आप सब लोगों ने एक छोटी सी कहानी तो सुनी होगी, और वो कहानी क्या थी कि एक बूढ़ा शख्स जब मरने पे आता है तो अपनी निकम्मी औलाद को बुलाता है जो किसी काम की कोई नहीं होती, और उनको बुलाकर देखता है कि ये लोग, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किया तो है कोई नहीं, अब मैं इनको क्या कहूँ कि ये कोई ज़िंदगी में काम करने वाले बन जाएं। तो वो उनको ये कहता है कि भाई मैंने ना अपनी जवानी में एक ख़जाना, हमारी जो फ़लाँ ज़मीन है ना जो बंजर है, मैंने उसमें जाकर वो छुपा दिया था, और अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने ज़मीन के किस हिस्से में दबाया था। तो बस मैं मरने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मरने के बाद जाकर वो ख़जाना निकालना और उसको बराबर बराबर तकसीम कर लेना। बाबा जी मर गए,
औलाद गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने हल चलाना शुरू कर दिया जनाब, इधर से ज़मीन उधर कर, उधर से ज़मीन उधर कर, सारी ज़मीन पे हल चला दिया। कोई ख़जाना होता तो मिलता। आखिर पे किसी सियाने ने मशवरा दिया कि चलो ख़जाना तो नहीं मिलेगा, बी पा दो। बीज डाल दिया, जब फसल हुई, बिकी, तो तब उनको पता चला कि अब्बा जी ने जिस ख़जाने की बात की थी वो ये ख़जाना था जो फसल की सूरत में हमें हासिल हुआ। तो इसका हमारी इस बात से क्या ताल्लुक़ है कि आप फोकस किसको कर रहे हैं, सीजो को कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस क्या है कि ये जो आप अभी इस लॉ की फील्ड में हल चलाएं ना, जिस दिन आपको प्रैक्टिस वाला फल और वो फसल और उसका मज़ा आपको आ गया तो आप छोड़ देंगे हर चीज़। लेकिन उसका मज़ा आता कब है? वो आता कब है कि जब आपको लॉ आता हो, कि जब आप अदालत में खड़े हों। वहाँ पे कामयाब वही है कि जो फिल बदी हो, जो किसी भी रेज होने वाले क्वेश्चन का जवाब दे सके, और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपको क्या आता होगा, लॉ। तो इस हवाले से इस सेम बैच के अंदर जो हमारी, वो ऑलरेडी हम पहले भी हमारी पूरी कोशिश होती है, अब उसको मज़ीद बेहतर हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी मटेरियल कलेक्ट हो चुका है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ा रहा हूँ तो पहला प्रैक्टिकल उसमें रिट 22 से 22 बी की आई है, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, रिट की उसकी कॉपी भी देनी है, और आप लोग जो इसके हवाले से इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं अपने मूट कोर्ट में क्या करूँगा, उसके हवाले से आर्ग्यूमेंट भी सिखाऊंगा। तो आपके पास वो पूरा डाटा आ गया। ऑन द अदर साइड हम आगे गए, जो जो प्रैक्टिकल स्टेप आता जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक वकील को ज़रूरत है किसी डॉक्यूमेंट फिल करने की, किसी फॉर्म फिल करने की, सिविल में बात करेंगे तो प्लेंट आ गया, रिटन स्टेटमेंट आ गया, जुडिशरी की तैयारी की बात करेंगे तो ऑर्डर शीट कैसे मेंटेन करनी है, कैसे लिखनी है, जजमेंट राइटिंग कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि जज बने या ना बने वो तो एक चीज़ मुकद्दर में है, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे कुछ बेहतर लिखा हो, तो वो आप उसको अवेल कैसे करेंगे कि जब आप ये इम्तिहान दे भी रहे होंगे लेकिन साथ जो आपके पास मटेरियल इकट्ठा होगा, तो आफ्टर 2 ईयर जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपको कोर्ट का माहौल जो अब शायद ये लग रहा हो कि प्रैक्टिस में कुछ नहीं रखा, वो जाकर आपकी की सारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं यार, प्रैक्टिस से बढ़कर कोई और चीज़ इस लॉ के प्रोफेशन में है ही नहीं। तो ये मेरा एक बेसिक फोकस होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अब कहता हूँ को कहता था कर देता हूँ, क्योंकि मैं कहता था कि मैं जज के लिए तैयारी नहीं करवाता, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। बट अब मैं अपनी वो आदत से तो फिर भी नहीं बदल सकता, तो मैंने फिर भी क्या करना है, पढ़ाना है। लेकिन मेरी जो टीम है वो साथ साथ आपको क्या करेगी, बाकायदा तौर पर जज की तैयारी करेगी, लेकिन वो एक बड़ी, आप कह लें कि साइंटिफिक तरीके से, एक प्रॉपर मेथड के साथ, सिस्टमेटिक वे में हम आपको तैयारी करवाएंगे। उसके लिए एक चीज़ क्लियर कर लें, अगर वाकई कोई आप लोगों में से जज बनना चाहता है तो सबसे पहले जहन में ये चीज़ डाल दें कि इसमें ना तो टुमारो है और ना ही ये इम्तिहान कोई बहुत देर है और ना ही इसमें कोई डिले है। इसमें सिर्फ ये है, जिसने ये समझा कि कल का जो टेस्ट, कल का जो दिन वो इम्तिहान का दिन है, सिर्फ वो तैयारी कर सकता, कोई वक्त नहीं पड़ा। उसकी मिसाल मैं आपको प्रैक्टिकली देता हूँ। कितना अरसा हो गया आपको? काफ़ी अरसा हो चुका है। अभी भी क्या है जहन में, फिर भी क्वेश्चन है ना कि करें कि ना करें। इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ों को इस तरह छोड़ा होगा कि अभी टाइम है, तो वो टाइम है में कभी भी टाइम नहीं आएगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। और इसलिए हम इस बार जो हम पूरा एक तरीका कार कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उससे पहले जो लोग क्रैश कोर्स वाले हैं उनको मैं सिंपल एक चीज़ बता दूं ताकि उनको पता हो जाए। 4 वीक आप लोगों का प्लान है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप लोगों को शायद मिल गया होगा। मंडे से एग्जीक्यूट होगा आप लोगों का प्रोग्राम। मंडे से एग्जीक्यूट इस तरह होगा कि जो वीक आपका फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के अंदर पेपर 1 सिविल लॉ, जो आपका सिविल लॉ 1 है। उसके बाद जो सेकंड वीक है उसके अंदर सिविल लॉ 2 होगा। थर्ड वीक के अंदर क्रिमिनल लॉ होगा। फोर्थ वीक के अंदर आपका जो पेपर होगा वो जनरल लॉ का होगा। फर्स्ट वीक में पैरेलल हम जो उसके अंदर लेकर चलेंगे वो इंग्लिश के हवाले से। सेकंड वीक के अंदर जो हम उर्दू का पेपर, और थर्ड और फोर्थ वीक हमारा जीके के हवाले से होगा। हर पेपर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर दिन एक सब्जेक्ट होगा और फ्राइडे को आपका वो कंपोजिट पेपर ले लिया जाएगा। उसमें थोड़ी सी चेंज की जा सकती है कि फ्राइडे की बजाय कंपोजिट पेपर मंडे को ले लिया जाए ताकि आप 2 दिन उसको क्या कर लें, मज़ीद तैयार कर लें। यानी कि
वीक के कंप्लीशन के ऊपर आपका पूरा उस वीक का जो पूरा सिविल लॉ 1 कंप्लीट होगा वो आपकी तैयारी। और इसकी तैयारी हमने करनी किस तरह है, इसमें अब बिल्कुल भी पढ़ाने का टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसके हवाले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो तमाम लोग हमारे इस बैच का हिस्सा बन चुके हैं उनको कल सुबह एक रिकॉर्डेड फॉर्म, और रिकॉर्डेड फॉर्म भी कौन सी है, वो क्रैश कोर्स ही रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अगर कोई माइनर एक्ट है तो वो 2 से 3 घंटे की वीडियो है, अगर कोई मेजर एक्ट है तो वो 5 से 6 घंटे की वीडियो है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो वो आप 5 से 6 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। अगर लिमिटेशन की बात करूं तो वो आप 2 से 2.5 घंटे में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके हवाले से कल भी कुछ लोग पूछ रहे थे जी कितने केस ला होने चाहिए ने। जिन लोगों ने, आप लोगों में से भी अगर इम्तिहान दिया होगा, अगर किसी ने इम्तिहान दिया तो हाथ खड़ा करे जनाब, पहले कोई पेपर किसी ने दिया आप लोगों में से, ज़रा सोच के प्रॉपर बताना कितने केस ला पूरे सिविल जज के इम्तिहान में लिखे थे, पूरे इम्तिहान में। एक भी नहीं लिखा था, आप नहीं लिखा था। ये सिर्फ इनकी राय, इनका नहीं है, 90% लोग कुछ लिखते नहीं है केस ला की सूरत में। उसके बाद 5% लोग होते हैं, कोई 1-2 केस ला जो गलत लिख के आते हैं। सिर्फ 5% लोग होते हैं जिनके केस ला कुछ, क्यों हम इतना ओवरबर्डन कर देते हैं अपने आप को। इवन मुझे इतना अरसा हो गया पढ़ाते हुए, सेक्शन मुझे तकरीबन सारे याद होंगे। केस ला के लिए मैं कितनी बार नीचे किताब पे झुकता हूँ, 3 बार झुकना पड़ता है, फिर जाकर केस ला याद होता है, अदरवाइज केस ला तो आपको याद ही नहीं होता। तो वो ओवरबर्डन किया हुआ स्टूडेंट्स ने अपने आप को केस ला का रट्टा लगा लगा कर। उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि हर जो पेपर है, जो आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा जो क्रैश कोर्स वाले हैं, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से 2-2 केस ला बता दिए गए हैं। कुल मिलाकर एक पेपर के केस ला बनते हैं 10 से 12। वो आपने बार 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 क्या करना है, उसको याद करना है। लिमिटेशन का एक ही सवाल आना है, वो जो भी सवाल पूछे, क्योंकि वो केस ला लिमिटेशन के जनरल नेचर के हवाले से है, आप प्लेस कर देंगे, वो गलत भी नहीं होगा और आपका सवाल भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक, और उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी पूरी। रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे और यहाँ पे जो सेशन होगा उसमें सिर्फ मैंने क्या करवाने हैं, जो पास्ट पेपर्स। हाँ, अब ये ज़रूर है कि वो तमाम बच्चे जो हमारे इस रेगुलर 9 मंथ का हिस्सा हैं, अगर कोई अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए उस अलग टाइम में जब हमारे जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो ये देखना चाहें कि पास्ट पेपर में क्या आया था तो आ भी सकते हैं। मोर ओवर इसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पास्ट पेपर के हवाले से, वो मैं आपको ग्रुप्स के अंदर जनरल में भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि पेपर में किस किस्म के सवाल आते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता। और सबसे बड़ा मेन इशू जो सिविल जज का पेपर दे चुके हैं उनके लिए, अगर पेपर में कोई सबसे बड़ा कोई कह लगे जी हवा है, तो वो प्रोपोजिशन को अटेम्प्ट करना। प्रोपोजिशन क्या होती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशंस दी होती हैं और वहाँ से आपने उसका एक जवाब बनाना होता है, जिसका सिंगल जवाब होता ही नहीं है, उसके हमेशा मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो इस सेशन में जो क्रैश कोर्स वाले सिर्फ हमने उनको क्या करवाने हैं, पास पेपर, और जिस हद तक ऑलमोस्ट 80 to 90% नोट्स मेरे पास कंप्लीट हैं, वो पेपर वाइज मैं नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। और अगले दिन आपसे हर सब्जेक्ट जो एक दिन उसके पेपर डिस्कस होंगे, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, उसका जो है वो सिर्फ आपने यहाँ पे टेस्ट देना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो इस तरह होगा कि अगर मंडे है तो जो आपके साथ शेड्यूल शेयर होगा, तो मंडे से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, वो आप सुनेंगे। मंडे को आपका मैं ये पास पेपर का सेशन करूंगा और साथ ही आपका क्या प्लेस कर दूंगा, टेस्ट आपके सामने प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर आपकी क्यूरीज क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और टेस्ट ऑन द स्पॉट चेक करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है और किस तरह की नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उस शख्स को होगा कि जो एटलीस्ट 6 घंटे इस पे लगाएगा हर रोज़। क्योंकि ये 6 घंटे में क्या, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि सर मेरे पास कोई फैसिलिटी का इशू है, या हम प्रॉपर तरीके से मोबाइल पे देखते हैं तो इतनी देर बंदा मोबाइल पे 6 घंटे देख नहीं सकता, तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप ये वीडियो हमें यहाँ पर दिखा दें, तो मैं उनको टाइम बता दूंगा, हम लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले क्लासरूम में एडजस्ट कर देंगे और पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उस दिन के लिए पहले वीडियो प्ले होगी, कौन से वाली, रिकॉर्डेड की, उसके बाद लाइव क्लास किस चीज़ की होगी, पास पेपर, और फिर फर्दर आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट। ये क्रैश कोर्स का मामला हमारा ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं जनाब हमारे जनरल की तरफ। तो जनरल के लिए अब बेसिकली ये है कि मैक्सिमम लोग शायद वो होंगे कि जिन्होंने कोई अटैम्प्ट नहीं दी,
जो फर्स्ट टाइम सिविल जज की तैयारी करना आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि उसके जो टोटल पेपर्स हैं वो कितने हैं। सिविल जज के हवाले से 7 पेपर्स हैं, जिसमें आपके 4 पेपर लॉ के हैं। पहला पेपर आपका सिविल लॉ 1, दूसरा पेपर आपका सिविल लॉ 2 और तीसरा पेपर आपका क्रिमिनल लॉ का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अक्सर लोगों को मैंने ये देखा कि वो अपने डेफिनेटली जब तैयारी शुरू करते हैं तो जानने वाले लोगों से पूछते हैं, तो वो उनको बताते हैं जी कि सिविल लॉ 2 बड़ा मुश्किल आया था, 90% लोग फेल थे। पूरा जोर सिविल लॉ 2 पे लग जाता है और अगली बारी पता चलता है उन्होंने क्रिमिनल लॉ मुश्किल और सिविल लॉ 2 क्या कर दिया, आसान। और बहुत से लोगों को मैंने किस तरह फेल होते देखा। लॉ के पेपर पास, सारे पेपर पास, इंग्लिश में 1 नंबर से फेल। अगली बारी उसने लॉ नू हाथ ही नहीं लाया, इंग्लिश की तैयारी कर करके पेपर देने गया, लॉ के 3 पेपर फेल। अगर कोई बंदा ऑलरेडी पेपर दे चुका है तो वो किसी पेपर को अगर पास कर चुका है तो ये मत समझे कि जनाब जो पेपर पास कर लिए वो तो अब किसका हो गया, वो तो मेरा। ऐसी बात नहीं, हर बार पेपर उसका डिफ़िकल्टी का लेवल, उसके सारे मामलात पिछली बार से क्या होते हैं, थोड़ा चेंज होते हैं, वो आपने जहन में रखना है। खैर, चौथा पेपर इसमें जनरल लॉ का, और उसके बाद 3 जो इसमें पेपर हैं, जिसके अंदर पहला पेपर इंग्लिश। अब ये सिलेबस अगेन जो पिछले साल चेंज हुआ था, 2022 में चेंज हुआ था। इंग्लिश, उर्दू और जीके के हवाले से पहले यह था कि इंग्लिश, उर्दू, जीके का 150 नंबर का पेपर आता था। पुराने पास पेपर देखेंगे तो कितने नंबर का पेपर होगा, इसमें 150 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन अब नया जो है इसमें वो 100 मार्क का पेपर हो चुका है, और उर्दू और इंग्लिश जो लिटरेचर पोर्शन है वो इसमें से माइनस किया जा चुका है। अगर पुराने पेपर देखें 2017 तक के तो आप उसको कंफ्यूज ना हो जाएं। 19 में भी यही सब कुछ होगा, 20 में भी यही सब कुछ होगा। वो ओल्ड पैटर्न है इंग्लिश, उर्दू और जीके के हवाले से 150 नंबर वाला, अब ऐसा नहीं। अब जो न्यू पैटर्न है वो 100 मार्क्स का आपका न्यू पैटर्न है। टाइमिंग 3 to 7, और 3 to 7 के साथ जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली वो ये ज़रूर कहेंगे, सर 3 to 7 होगा कि नहीं होगा। उसका सिंपल सोल्यूशन, क्योंकि डेफिनेटली मसरूफियात की वजह से समटाइम्स क्या होता है कि एक एग्जैक्ट टाइम पर क्लास उसको कंडक्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो उसका हल हमने ये निकाला है कि टाइमिंग 3 to 7 सिर्फ 10 मिनट के दरमियान की ब्रेक छोड़कर 3 to 7 ही होगी। जो जनरल इसका स्केड्यूल होगा वो होगा 3 to 4 इंग्लिश, उसके बाद 4 to 6 लॉ पोर्शन और 6 to 7 जीके पोर्शन। ये इस तरह इसकी डिवीजन होगी। लॉ पोर्शन टोटली जितना भी है आपके चारों पेपर वो आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास उमैर साहब हैं, और उसके बाद जीके के लिए अनिल साहब। यहाँ पर जो उर्दू है वो अल्टरनेट डेज में अरेंज करेंगे, क्योंकि उर्दू को 9 मंथ अगर हम लेकर चलें तो हफ्ते में 1 दिन इज़ मोर देन इनफ, हमें ज़्यादा उसका देने के वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। तो उर्दू जो है वो फ्राइडे को इंग्लिश को रिप्लेस करेगा, ताकि हमारा उर्दू साथ साथ चलता रह जाए। फर्दर इसमें अगर कोई मैक्सिमम चेंज टाइमिंग के हवाले से होगा तो वो ये होगा कि क्लासेस आपस में शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरी अगर कोई शाम 5-6 बजे मीटिंग है तो मैं उस दिन क्या करूँगा, 3 बजे क्लास ले लूँगा। और इन केस मेरी मीटिंग लेट या मैं लेट आया हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो सर हैं ये क्लास पहले ले लेंगे और मैं क्लास इनके बाद। इससे ज़्यादा यहाँ पर जो टाइमिंग का इशू है वो इसलिए अपने साथ ज़्यादा लोगों को एसोसिएट करने का मकसद भी यही है कि हम इस बार इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। एक बाकायदा जो टाइम जिस तरह क्लास होनी चाहिए, और इसमें एक चीज़ क्लियर करें कि हर क्लास में क्लास की ड्यूरेशन 40 मिनट्स होगी और 20 मिनट्स हर क्लास के अंदर बग़ैर कंप्रोमाइज़ के आपका टेस्ट होगा। जो आज पढ़ा है कल उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। और उसके बाद कोई एक दिन जो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि इसका असूल है कि आपने कंटिन्यूटी पैटर्न पे चलना है। ये कंटिन्यूटी पैटर्न क्या है कि इसमें ये नहीं है कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, उसके 50 सेक्शन पढ़े, अगले हफ्ते में अगले 50 पढ़े तो पिछले 50 भूल गए। कंटिन्यूटी का मतलब है कि पिछले सेक्शन आपने रोज़ाना दोहरा के आने हैं। किसी भी दिन के टेस्ट में पिछला कोई भी मटेरियल आपसे पूछा जा सकता है। वो 2 शॉर्ट पोर्शन भी हो सकते हैं, ए और बी,
एक पोर्शन जो पुराना और एक पोर्शन जो कल की स्टडी। शार्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज अगर जीके है तो उसमें तो डेफिनेटली आपको जो प्रीवियस जो पोर्शन जो उस सब्जेक्ट, जब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, जब तक उसका पेपर पूरा नहीं होगा, वो सब्जेक्ट किस में रहेगा, वो साथ साथ उस सिलसिले में चलता रहेगा। ये चीज़ क्लियर कर लें। हर सब्जेक्ट के हवाले से 40 मिनट्स की क्लास होगी और 20 मिनट का उसका क्या होगा, टेस्ट। और क्योंकि उसमें टेस्ट का एक जनरल ट्रेंड ये होता है कि किसी को पता कि टेस्ट पहले है तो वो थोड़ा लेट आ जाता है, तो ये क्लास टाइम पर होगी और टेस्ट क्या होगा उसके बाद होगा। इस बार क्योंकि अब हम पढ़ाने से आगे चले गए किस तरफ, तैयारी की तरफ। तो पढ़ाना, क्योंकि एज बीइंग टीचर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा 40 मिनट्स फिर भी हमने उसके लिए रखे और 20 मिनट डेली बेस पर किसको दे दिए, आपकी तैयारी के हवाले से, ताकि आप लोग जो चीज़ करें पढ़ें वो साथ साथ चलती रहे। फैसिलिटीज़ के हवाले से यहाँ पे मैंने अभी एक अरेंज कर दिया है, कॉमन स्टडी रूम है। अगर आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम में आकर कॉमन स्टडी रूम के अंदर बैठ के पढ़ना चाहें, उसमें मेरी कोशिश यही होगी कि जैसे शाहिद साहब कभी आ जाते हैं, वो फ्री होते हैं, उमैर साहब इंग्लिश के साथ साथ इनफैक्ट लॉयर भी हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो लॉ के ऊपर काफ़ी अच्छी इनकी ग्रिप है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। इसके अलावा और बहुत से लोग, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इनकी सिटिंग जो है वो उसी कॉमन स्टडी रूम में कर दूँ, ताकि अगर कोई शख्स कोर्ट से पहले प्रैक्टिस करता है, 2 बजे फारिग हो गया, क्लास यहाँ पे 4 बजे या 3 बजे स्टार्ट होनी है, तो 1 घंटा अगर वहाँ पे आके बैठे तो अगर कोई गाइडेंस लेना चाहे तो वो ले सके। और अगर अच्छी तैयारी का सिंपलेस्ट फार्मूला कोई मुझसे पूछे, वो है सिंपल, लेकिन वो इतना सिंपल है कि कोई उसको करता कोई नहीं है, और वो क्या है, साइंस भी कहती है। जो इस हवाले से लोग जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशंस या उनके अंडरस्टैंडिंग, उस कैपेबिलिटी के हवाले से रिसर्च करते हैं, वो एक बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं कि जब तक गैप क्रिएट नहीं होगा वो फिल नहीं होगा। क्या मतलब है गैप क्रिएट नहीं होगा, फिल नहीं होगा? मैं अभी कोई सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, हमने बेसिकली डेमो के 2 दिन रखे हैं, आज डेमो से ज़्यादा ये चीज़ें हैं, और कल क्या होगा, हम प्रैक्टिकली वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टार्ट करना, ताकि आप लोगों को वे ऑफ टीचिंग का भी पता चल जाए कि हमने पढ़ाना किस तरह। आज जनरल इन्फॉर्मेशन और आपके क्वेश्चंस वगैरह हम लेंगे। तो क्या मतलब है गैप का? मैं अभी कोई भी आप मुझे किताब दे दें, मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको 10 सेक्शन पढ़ाता हूँ और उसके बाद बैठे हुए 40 लोगों से मैं 10 सवाल पूछता हूँ। शायद आधे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होगा, 20 to 30% गलत जवाब देंगे, 20 to 30% शायद उसका मुझे सही जवाब दे सके, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछूंगा, रेज ही नहीं होगा। रीज़न क्या है, मैं पढ़ा रहा था, आपके जहन में ये था कि मैं जाके पढ़ूंगा तो मैं इस चीज़ को समझूंगा, क्योंकि अभी तक तो आपको पता ही नहीं चला कि ये है क्या, हुआ क्या। जिसने जाके पढ़ा शायद वो अगले दिन क्वेश्चन रेज कर ले, बट जिसने नहीं पढ़ा वो चीज़ वहीं पे क्या हो गई, ख़त्म। ऑन द अदर साइड तैयारी का तरीकाकार क्या है, आपको डेफिनेट स्केड्यूल मिल जाएगा कि अगर जैसे 2 सब्जेक्ट जो भी हमने कल स्टार्ट करने हैं इंशाल्लाह, एक कानून शहादत ऑर्डर है और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको कानून शहादत ऑर्डर के पहले 2 आर्टिकल्स करवाने हैं, उसमें डेफिनेशन क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वो मैंने आपको कल करवाना है। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके आपको मैंने पहले डेफिनेशन क्लास, क्योंकि डेफिनेशन क्लास के अंदर एक पूरा क्वेश्चन फॉर्म अप हो जाता है, तो वो मैंने आपको करवाना है। अब आपको ये स्टडी प्लानर आज रात को जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको मिल जाएगा, तो आप अगर वाकई अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको बैठ के पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, कुछ का पता नहीं चलेगा। हाईलाइटर होना चाहिए, आप हाईलाइट कर लें, यहाँ पर आके बैठ जाएं। जब मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँगा तो जैसे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचूंगा जो आपको समझ नहीं आई होगी, आप खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे कि यार आखिर सर का व्यू लेते हैं कि इसका वो मतलब क्या था। तो वो गैप जैसे ही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो गैप फिल हो जाएगा, और अगर वो फिलअप नहीं होगा तो जब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपसे पूछूंगा तो आप फ़ौरन क्वेश्चन रेज करेंगे कि सर अभी तक मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं है। जैसे अभी जो लोग पिछले बैच में हमारे साथ थे, हमज़ा, मज़र, ऐसा कई बार हुआ ना
कि आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई और आपको ऑन द स्पॉट मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने कहा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके हो गया। फिर जब अगले दिन आपने आकर क्या किया, डिस्कशन की, तो हर जगह से पॉइंट्स निकले जो मजीद दोबारा पढ़ के फिर क्या किया गया, क्लैरिफाई किए गए। वो पहले क्यों नहीं रेज हुए थे, क्योंकि पहले पता नहीं था कि इसमें कुछ है या नहीं है। और अगर आप वो पहले ही पढ़ के आते तो क्या करते, पहले ही पॉइंट रेज करते। इस बार इसमें मजीद एडिशन क्या होगा कि हम, क्योंकि फिर वही बात है कि क्या करवानी है अभी आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ तैयारी। तो तैयारी इस तरह होगी कि जो 2 सब्जेक्ट मैं आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके 1991 से लेकर आज तक, 1991 से लेकर 2023 तक के जितने इम्तिहान के क्वेश्चंस हैं वो एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। कानून शहादत ऑर्डर, इस अरसे में आलमोस्ट कोई 70 क्वेश्चंस आए होंगे या 80 क्वेश्चंस आए होंगे, और उसको मैंने सीक्वेंस में कर दिया कि कभी आर्टिकल 3 में से कौन सा क्वेश्चन आया, तो आपके पास वो लिस्ट मौजूद होगी। तो बेसिकली आपने अगली कोशिश ये करनी है, ये देखना यहाँ पे कि सर आज आर्टिकल 3 पढ़ा रहे हैं, 1993 में आर्टिकल 3 में एक सवाल आया था, क्या सर अपने लेक्चर में उसको कवर कर रहे हैं या वो पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ये छोड़। अगर मैं कवर नहीं करता तो आप मुझे उस क्लास के बाद कहेंगे कि सर आपने आज जो पढ़ाया है उसमें से ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, जबकि पेपर में तो उसने ये एस्पेक्ट पूछा है, लिहाजा में ये एस्पेक्ट आप क्या करवाएं, क्लियर करवाएं। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पहले क्लियर हो चुका होगा, नहीं होगा तो वो क्लियर भी होगा और उसके नोट्स भी साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और अगले दिन डेफिनेटली उसका क्या होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा। तो हमारा जो तैयारी का तरीकाकार, उसमें सबसे पहले QSO और कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ की सूरत में हम लेकर चलेंगे। और QSO और कॉन्ट्रैक्ट तो हम लेकर ही पास पेपर के पैटर्न पे चलेंगे, लेकिन ऑन द अदर साइड जो इंग्लिश है और उसके साथ साथ हमारा GK और उर्दू, जितने पास्ट पेपर्स हैं वो हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन पास्ट पेपर GK का अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, GK में क्वेश्चन, एक मैं मज़े की बात आपको बताऊं, GK के पास पेपर सॉल्व वैसे नीचे पड़े भी हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, शायद 5% रिपीट हुआ होगा। कितने परसेंट सिर्फ, टोटल कुल मिलाकर 30 सालों में कितना GK रिपीट हुआ है, 5%। तो बंदा सोचता है फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, सवाल ही कितने रिपीट होने हैं, 5। तो फिर 100 में से 5 सवाल रिपीट होते हैं तो उसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। लेकिन जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन 5 रिपीट हुए हैं, लेकिन कैटेगरीज 20 हैं कि जिनसे सवाल आता है, कि जी हर साल एक सवाल यूनिवर्स से आता है, हर एक साल एक सवाल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से आता है, एक सवाल लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट से आता है। तो हमने आपको बेसिकली वो कैटेगरीज क्या करनी है, वो पढ़ानी है। और GK की बात अगर मैं करूं तो ये एक दिन की तैयारी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप सब लोगों ने कभी कोई इम्तिहान अगर दिया होगा तो डेफिनेटली उसके लिए GK पढ़ा होगा। करेंसी, कैपिटल सब ने याद किए होंगे। आज कितने ममालिक के आपको याद होंगे, शायद 100 के याद किए होंगे तो 10 के, 10 के याद किए होंगे तो 2 के, लेकिन याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ क्या हो जाएगा, दोबारा आपके जहन में आ जाएगा। तो GK की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के लिए हमने, जो लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं, आपको डेली बेस पर मिल रहा होगा, गूगल जनरेटेड टेस्ट मिल रहे होंगे, वो आपके पास सेव होते चले जाएंगे। आपने उसको क्या करना है, आपने उस टेस्ट को सेव रखना जब आपका फ्री टाइम। अक्सर लोगों को रात को बीमारी होती है, रात को नींद नहीं आती उन लोगों को, और उनको फेसबुक पे यूं यूं करने की आदत होती है। अब यूं यूं करने की जो ये आदत है, क्योंकि मुझे भी है, मैं तभी कह रहा हूँ ना, तो उसका अगला हल क्या है, आप, हम तो जो करना कराना था हम तो कर चुके हैं ना अभी आप लोगों का टाइम। तो उसकी बजाय आप लोग क्या करें कि वो टेस्ट खोल लिया, अपने साथ जिद लगाएं। इसमें आपका कंपटीशन है, किसी और के साथ नहीं रखना। अगर किसी और के साथ कंपटीशन रखेंगे ना तो आप अपनी चीज़ों को छुपाएंगे, मटेरियल को छुपाएंगे, ये मत करें। अपने साथ जिद रखें कि पिछले बार मैंने ये अटेम्प्ट किया तो मेरे 19 नंबर थे, जब तक 20 नहीं आने ना तब तक मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं देना, ठीक। जब तक कोई ऐसी जिद नहीं रखेंगे फिर दिमाग भी चलेगा, क्योंकि वो क्या होगा कि जल्दी जल्दी उधर से कोई ये ना हो जाए। और ये मैं हमेशा, जो बच्चे हमारे आते हैं, मैं उनको एक मिसाल देता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में गया तो वहाँ पे हमारे एक मोहतरम, बहुत स्टूडेंट थे पहले, लेकिन उनके साथ अच्छी लैक हुई। तो मैं तो कम मोटा हूँ, मुझसे भी माशाल्लाह ज़्यादा, और जब कोई हाइटेड बंदा मोटा हो और फिर उसका रंग भी वकला की वर्दी से मिलता जुलता हो
तो मेरे ख्याल में उसके लिए जो सबसे बड़ा इशू आजकल की सोसाइटी में है वो क्या है, वो अच्छा रिश्ता वो मिलना। तो उस बेचारे ने भी बहुत ज़ोर, बहुत एफर्ट, और इसी तरह नाम नहीं लेता, एक मेरा स्टूडेंट था बहुत पुराना, उस बेचारे ने भी आफ्टर एलएलबी, जब वो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा था और जब उसने एलएलबी भी किया, अपनी क्लास में शायद ही कोई बंदा हो जिसको उसने प्रपोज ना किया हो। पूरा उसने जोर लगाया, कख नहीं हुआ। और कोई 23 नवंबर की बात है, मुझे उसने क्योंकि मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाता था, मैं उसको कहता था तेरा बेड़ा गर्क, जब छोड़ दे ये चीज़ें, तू पढ़ ले, कुछ बन गया तो मामलात कुछ और हो जाएंगे। समझ में आया, दिन रात उसने मेहनत की, नवंबर में वो सिविल जज अपॉइंट हुआ बलूचिस्तान के अंदर। और उसने 3-4 महीने पहले मुझे वो सारा वो भेजा कि सर ये देखें, हर तरफ से पूछ रहे हैं कि आपने शादी करनी है कि नहीं करनी। तो जितना ज़ोर आप लोग आजकल इस उम्र में राइट लेफ्ट लगा रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ का 100% कहता हूँ कि सिर्फ 6 महीने छोड़ दें, हर चीज़ को साइड पे रखें और पढ़ाई कर लें। मुआशरे की तल्ख हकीकत है, जिन वो मोहतरम का मैं आपको पहले बता रहा था, जब उसने मुझे अपनी वाइफ से मिलवाया तो मैं हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा कि ये, उसने कहा सर मेरी वाइफ है। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा, कहता सर बिल्कुल सही है कि पहले ख़ानदान में मुझे कोई काली कलोटी नहीं देता था, अब पूरे ख़ानदान वालों ने, मैंने भी ख़ानदान से नहीं ली, मैंने भी बाहर से फिर ले ली। तो एक मुआशरे, आप इससे नहीं हट सकते, ये मुआशरे की एक तलख हकीकत है। चाहे आप मेल की बात कर लें, चाहे आप किसकी बात कर लें, फ़ीमेल की बात कर लें, दोनों हवाले से हमारे मुआशरे की एक तलख हकीकत है जिससे हम कभी भी हट नहीं सकते। तो इसका फर्दर क्या है कि अपना पूरा फोकस आप अगर इस तैयारी के ऊपर करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो हर तरह से जो आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। खैर ये बातें आपको बताना आज का मकसद नहीं था, मेन चीज़ ये समझाना था कि हमने इस तैयारी को लेकर किस तरह चलना है। मुश्किल नहीं है लेकिन शॉर्टकट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगती। लास्ट टाइम मैंने गेस दिया तो जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे थे, ज़्यादा होते तो उनको समझ आ जाती, उन्होंने आकर ये कहा कि सर जो आप गेस दे रहे हैं ये सवाल तो कभी पेपर में आया ही नहीं है। मैंने कहा यार अगर एतमाद करें तो जाकर ले जाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। खैर उन्होंने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, जब पेपर आए तो 70 to 80% वहाँ से सवाल आए हुए थे। तो उसको देख कर उन्होंने कहा कि सर ये कैसे, तो मैंने उनको पेपर पैटर्न बताया कि पिछले 20-30 साल के पेपर्स को एवेलुएट करें सिविल जज में, तो क्यूएसओ में से वो चीज़ आएगी जो पहले कभी नहीं आई होगी हर पेपर में, क्योंकि उसके पास इतना मार्जिन है कि वो हर बार कोई नई चीज़ पूछता है, रेपिटेशन रेशो ना होने के बराबर। मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद क्लास के बाद जो रजिस्टर्ड लोग हैं 5 साल के पेपर शेयर करूंगा, तो अगर सीपीसी के हर साल के 4 क्वेश्चंस हैं तो 20 में से शायद 1 या 2 रिपीट हुए होंगे, बाकी कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो हर बार वो क्या करता है, लेस इंपॉर्टेंट, जैसे पिछली बार उसने क्या किया, अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हम सब लोग कौन सी अपीलें पढ़ते रहते हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, उसने कौन सा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट। लिमिटेशन में कौन सा सवाल उठाया, हम कंडोनेशन ऑफ डिले और ये पढ़ते रहे। उसने बताया कि जनाब जो हाई कोर्ट का इख्तियार है लिमिटेशन में रूल मेकिंग के हवाले से, तो किन किन पॉइंट्स पे वो रूल मेकिंग कर सकता है, वो आखिरी 2-3 सेक्शन जो हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं। इस तरह के जो सवालात हैं वो आपके पेपर का जब हिस्सा बने तो फिर इसकी तैयारी कैसे की जाए, फिर इस तरह के पेपर की तैयारी एक थॉरो रीडिंग के ज़रिए से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हुए की जानी है। शॉर्टकट कोई नहीं। अगर आप कहें कि जनाब कोई शॉर्टकट, कोई इंपॉर्टेंट, अगर दिल खुश करना है, तसल्लियाँ करनी है, मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा, इंपॉर्टेंट भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, मेरी फ़ीस हलाल हो जाएगी। आप पूरे 9 महीने खुश होकर रहेंगे कि बड़ा मज़ा आ रहा पढ़ने में, और 9 महीने के बाद पेपर में जिसने जो गालियाँ देनी होगी जाके दे लेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई आपकी ज़िंदगी और ये तैयारी एक पर्पसफुल तरीके से आगे क्या हो, कंटिन्यू हो, तो उसको पर्पसफुल तरीके से कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई शॉर्टकट हम ना लगाएं। जितने भी हमारे और बेरेक्स, और इसके हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई हाफिज़ बैठे आप लोगों में से, यहाँ पे कोई हाफिज़ हो, आप हाफिज़ हैं, पूरे वाले हाफिज़, कभी तरावी शरावी पढ़ी है? एक बार सुनाई थी। और हाफिज़ कौन से वाले हैं आप, किस कुरान पाक वाले?
अब ये 16 सत्री हाफिज़, लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्या होता है 16 सत्री हाफिज़। ये 16 सत्री हाफिज़ बैठा है, इसने उस कुरान पाक से हिफ्ज़ किया है कि जिसके एक सफ़े पर कितनी लाइनें थी, 16। इसको आप 14 सत्री कुरान पाक दे दें और इसे कह पढ़ और मुसल्ला सुना लोगे? नहीं सुना सकेगा। कभी किसी हाफिज़ को आपने तरावी में देखा है? अभी रमज़ान शरीफ आएगा तो थोड़ा सा आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, वो क्या कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा यूँ, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, आपको लगेगा वजदान में है, यूँ करते करते अचानक झटका खाएगा, फिर यूँ यूँ करेगा। ये वजदान नहीं है उसका। ये क्या होता है, जो हाफिज़ है उसको पता है, जब वो आंखें बंद करता है उसके सामने कुरान पाक आ जाता है और वो क्या कर होता है, वो लाइन पे चल रहा होता है, और जो झटका लगता है वो सफ़ा क्या हो गया उसका पूरा, और उसके बाद वो चला गया ऊपर। उसको मैक्सिमम लफ्ज़ आइडेंटिफाइड होते हैं उनकी प्लेस और पोजीशन के हवाले से, उसके बगैर वो हिफ्ज़ ही नहीं कर सकता। लेकिन जितना पक्का हाफिज़ कुरान पाक में ज़ेर ज़बर के हवाले से चलता, कोई और किसी पढ़ाई में तैयारी में हो सकता है? नहीं होता। तो इस पैटर्न को अगर आप अडेप्ट करें तो आपने क्या करना है, अपनी एक किताब वो पक्की कर लेनी है। और जब आप अपनी एक किताब पक्की कर लेंगे और उसके ऊपर आप उसको प्रॉपर तरीके से, इसके लिए मेरी कोशिश क्या है कि किताब के बजाय मैं आप लोगों को वो नोट्स दूं कि जिसका एक सफ़ा ब्लैंक हो। जिधर जितने भी हमारे पास, आपके पास अभी पढ़े जीके के नोट, हमने भी जो एक नया पैटर्न इसका निकाला है वो ये पैटर्न निकाला है, क्योंकि जब आप नोटबुक्स लेते हैं वो गुम होती हैं, राइट लेफ्ट पे चली जाती हैं। अब ये पैटर्न है, अब ये पैटर्न क्या है कि ये आपका रेलेवेंट डाटा है और ये इसका क्या पेज था, ब्लैंक पेज। जो इसकी वर्किंग है वो कहाँ पे आ गई, ब्लैंक पेज। यही आपकी नोटबुक होगी और यही आपका क्या हो गया, मेन डाटा हो गया। बेयर एक्ट भी इसी फॉर्म में आपके पास अगर होगा तो आप क्या करेंगे, उसके सामने केस लॉ लिख लेंगे, उसके सामने क्वेश्चन की आउटलाइन लिख देंगे नोट्स के साथ। तो ये ब्लैंक पेज छोड़ने का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है। और उसके बाद जब भी कभी आप पेपर में इसको लिखेंगे तो क्या तरीकाकार होगा, आपको अक्सर चीज़ें कैसे याद आएंगी, यार मैंने सफ़े के जो है ना वो राइट साइड पर एक लफ्ज़ लिखा था, तो कुछ चीज़ें आपको सफ़े के राइट साइड पे याद होंगी। कुछ चीज़ें अक्सर आप लोग जब कहते हैं तो मुझे लफ्ज़ अगर ना हो तो मैं क्या कहता हूँ, यार वो देखना वो तीसरी लाइन में एक लफ्ज़ दरमियान में करके क्या होगा, प्लेस याद है, तो थोड़ी देर बाद वो लफ्ज़ क्या होता है, ऑटोमेटिकली जहन में आ जाता है। तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने लिए एक परमानेंट किताब, अगर ये नोट्स नहीं तो फिर कोई आप मेजर एक्ट सिविल और क्रिमिनल, सस्ता चाहिए तो PLJ वाला ले लें, नहीं तो M महमूद के ज़्यादा बेहतर है। वो आप लोगों की अपनी अफोर्डेबिलिटी है कि आप क्या, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हो तो वो उसमें ऐड कर लें। अदरवाइज़ जो रेलेवेंट केस लॉ के साथ जो नोट्स हैं वो हम अलॉन्ग विद बेयर एक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बेयर एक्ट को मैंने क्या कर दिया है कि उसमें जो केस लॉज उनको क्या कर दिया है, शॉर्ट, सिर्फ उतने केस लॉ रखे हैं जो पूरे एक चैप्टर के साथ कोई एक आध केस लॉ होगा जो आप प्रॉपर याद भी कर सकें और उसको जहन में रख भी सकें। तो ये चीज़ होगी। दूसरी कुछ वो चीज़ें हैं जो शायद चंद एक लोग समझते हों, अदरवाइज कोई नहीं समझता। पेपर आप लोगों ने दिया, पेपर में हमेशा एक शिकायत रही होगी कि जी पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर पूरा नहीं होता। मैक्सिमम लोगों के फेल होने की वजह 3, साढ़े 3, 4 सवाल पेपर में अटेम्प्ट करके आना, कभी भी कोई बंदा पास नहीं होता। हम खुद एग्जामिनेशन ब्रांच में रहे, पेपर चेक करते रहे। पहली चीज़ ये होती है कि 5 सवाल पूरे किए। अगर 5 सवाल पूरे नहीं किए तो इवन जब हम मीटिंग्स में बैठे होते थे तो वहाँ पर ये आता था कि जो शख्स एक पेपर को जस्टिफाई नहीं कर सकता, उस पर टाइम मैनेज नहीं कर सकता, ये अदालतों में तो जनाब वैसे ही डिले बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ पर टाइम कैसे मैनेज करेगा। तो इस एस्पेक्ट पर भी आपका पेपर देखा जाता है। उसका तरीकाकार क्या है वो तो हम साथ साथ बताते रहेंगे कि किस तरह आपने क्वेश्चन और टाइम को डिवाइड करना। वैसे जनरली 35 मिनट जो होते हैं हर 20 नंबर के सवाल के लिए आपके पास होते हैं, क्योंकि 180 मिनट टोटल टाइम होता है, 5 सवाल होता है, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो इससे ज़रूरी चीज़ है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, वो आपने कल ही डिसाइड करना है अपने लिए कलम, किस बाल पॉइंट से, किस चीज़ से आपने अपना पेपर लिखना है। और इससे 25 मिनट का फ़र्क रिपोर्टेड है। कैसे 25 मिनट का रिपोर्टेड फ़र्क, जिस कलम से आप लिखते हैं उससे एक पेपर अटैम्प्ट करें और एक वो पेन उस कंपनी का जो आपने कभी यूज़ ना किया हो, अननोन, वो उठा लें, उसके साथ पेपर अटैम्प्ट करें। दोनों की राइटिंग का फ़र्क देखिएगा, दोनों के मटेरियल का फ़र्क देखिएगा, और आप देखिएगा कि वो कलम जिसके साथ आपका, और अगर आपका कलम ऐसा है जो आजकल ये चल रहे हैं, ये वो कलम है कि जो बहुत ज़ोर मांगते हैं, आपका हाथ भी थक जाता है और आप प्रॉपर तरीके से लिखने अपने लिए वो जेल, वो वाला नहीं, लव लेटर वाला जेल, सितारों वाला, खुशबू वाला, एक सिंपल जेल पेन मिलते हैं जिनका राइटिंग फ्लो क्या होता है, अच्छा होता है। तो एक पेन सिलेक्ट करें,
मेरे ख्याल में कोई भी इधर जो बैठा हुआ है और अगर वो इस इरादे से आया कि उसने मेरी एकेडमी ज्वाइन करनी, तो वो गरीब कोई नहीं है, इसका मतलब एक अच्छा खासा। और आप लोगों में से अगर कोई मोटरसाइकिल पे भी आया होगा, तो आजकल पेट्रोल इतना महंगा है, 300-400 जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मतलब 1000 ज़रा पेट्रोल का लगा सकते हैं ना। तो एक डब्बी पेंसिल बॉल पॉइंट जो सिलेक्ट करें अपने लिए, वो पहले दिन ही लेकर रख लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आज के बाद जो पेपर, जो टेस्ट, जो लिखना है आपने, आपने किससे लिखना है, उससे। इससे आपके पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो अपने लिए पेन चूज़ कर लें, अपने लिए किताब के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया कि और कुछ नहीं चाहिए कोई आपको गाइड। हाँ, ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह अभी किताबें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके जब तक बाकायदा बुक एडिशन नहीं आते, तो नोट्स एडिशन हम आपको दे देंगे। नोट्स और बुक एडिशन सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि बुक पब्लिशिंग में टाइम लगना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर बुक पब्लिशिंग बंद हो जाती है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, इसलिए डिले हो गया था। तो नोट्स में क्या है, यही सेम पैटर्न हमारे हर नोट के अंदर, बेरेक्ट अलॉन्ग विद ऑल सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बाकायदा नोट्स जो है वो आपको हर सब्जेक्ट के हवाले से 1 ब्लैंक पेपर के साथ मिलेंगे। 1 ब्लैंक पेपर देने का मकसद क्या है कि आपको अलग से किसी भी मकसद के लिए कोई किताब ख़रीदनी ना पड़े। और उसका बेहतर तो ये होगा कि इस जो है ना, इस बाइंडिंग की बजाय भी आप क्या करें कि जो CPC और इस तरह की बड़ी किताबें हैं, आप उनको किस तरह बाइंड करवाएं, हार्ड बाइंडिंग करवा लें। वही आपका रजिस्टर होगा, वही आपका बेयर एक्ट होगा, वही आपके नोट्स होंगे। पूरा फोकस जो अब होता क्या, समटाइम इधर यहाँ पे हमारे साथ भी होता है कि कुछ चीज़ें इस सफ़े पे लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें किसी बेयर एक्ट के ऊपर निशान लगाया हुआ है, किसी चीज़ का किसी और मेजर एक्ट के ऊपर निशान लगाया हुआ है। तो आखिरी दिन हम यहाँ पे 4 किताबें खोल के खड़े होते हैं कि यार इसमें से ये लफ्ज़ देख लो, इसमें से केसला निकाल लो। और जब आपने वो सारा कुछ एक सिंगल चीज़ पर लिखा होगा, तो कुछ आपको रजिस्टर से तलाश नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज़ बेयर एक्ट से तलाश नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ मेजर एक्ट से तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक हम अपने पेपर्स को लेकर चलेंगे कि एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ, जैसे जनरल उसमें से हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर और सिविल लॉ 1 में से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश और GK 4 घंटे की रेगुलर क्लास, 5 डेज़ अ वीक हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। सैटरडे संडे हम लोग क्या करेंगे, ऑफ़ करेंगे, उसके अलावा और कोई ऑफ़ नहीं होगा। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो टेस्ट के हवाले से क्या सिलसिला होगा कि वो अपना टेस्ट वीकली बेस पर हमें UMS कर देंगे। हम हार्ड कापी चेक करके उनको क्या करेंगे, अगेन वापस। लेकिन हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और वो किस तरह कि जितने हमारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, कंप्यूटर। जैसे इंग्लिश है, एग्जैक्ट आंसर्स हो सकते हैं, वो कंप्यूटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। GK है, एग्जैक्ट आंसर है तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वेब बेस्ड, जैसे भी आप GK के टेस्ट हमारे देख रहे होंगे वेब बेस्ड। उसके अलावा ऑनलाइन में अगर आप कुछ सवाल प्लेस करना चाहते होंगे, तो ऑनलाइन के अंदर आपके पास जो है वो हमारे पास चैट का फोरम होता है। चैट के ज़रिए से आप हमारी जो ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस अगर आपने लाइव टाइम पूछना हो, तो वो आप चैट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक ग्रुप हम हमेशा क्रिएट करते हैं जो कभी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सब लोगों ने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून वो कहने की वजह से वो इरिटेट हो जाता है। कि उसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि उसमें हम क्वेश्चंस अलाउ करते हैं, लेकिन वो ग्रुप उस वक्त तक इफेक्टिव रहता है कि जब तक आप लोग उसमें सवाल पूछते रहें और सिर्फ मैं उसका क्या देता रहूं, जवाब। अगर किसी को एक सवाल का जवाब आता भी है तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो इशू होगा जवाब देने या ना देने से, वो क्या होगा कि अगर आप जवाब देंगे तो हो सकता है वो सही या गलत, या वो एक क्रॉस डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उस ग्रुप में कोई ग्रीटिंग मैसेज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग उसमें, और उसमें सिंपल हम ये करते हैं कि अगर कोई इससे हट के करेगा हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जहाँ तक बात है क्लासेस के हवाले से, तो शायद इस हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि वाहिद हमारी ही एकेडमी होगी कि आपकी क्लास कभी मिस होती ही नहीं है। यहाँ पे वो मिस क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि सबसे पहले हमारी जो क्लास है उसका मोड क्या है कि आप लोग क्या करें, ऑन कैंपस आ जाए। इन केस आप ऑन कैंपस किसी वजह से लेट है, नहीं आ सकते, तो मीनवाइल जब आप ग्रुप में क्योंकि ऐड हो चुके होंगे, तो जूम लाइव लिंक आपको आना ही आना है। चाहे आप इवन जो लोग यहाँ पर भी बैठे हैं उनके पास भी अभी की क्लास का जूम लाइव लिंक आया होगा। दूसरी चीज़ है, अब इन केस आप किसी ऐसी पोजीशन में थे कि जूम लाइव लिंक भी आप अवेल नहीं कर सके, तो ऐसी सूरत में एक
और इसका सिलसिला क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वेरी नेक्स्ट डे वो तमाम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं। अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको शेयर किए जाते हैं उसमें एक चीज़ आती है कि हम क्योंकि सिविल जज के फोकस करें तो हर सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास 5 लॉज हैं, लिहाजा टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वो शॉर्ट होता है और हमने उसको क्या करना होता है, CRPC है तो 1.5 से 2 महीने में हमने उसको क्या करना है, वाइंड अप करना है। तो क्या 1.5-2 महीने में CRPC वाइंड अप हो सकती है? अगर कोई लिटरली मुझसे पूछे तो वाइंड अप नहीं हो सकती। तो उससे पहले कभी हमने यही CRPC सिर्फ प्रॉपर सब्जेक्ट की सूरत में पढ़ाई हुई है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट कुछ 6 मंथ तक का बैच था। तो उसका फिर फर्दर सोल्यूशन मैं क्या करता हूँ, जैसे भी आप लोगों को मिल भी चुके होंगे कि अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है वो यहाँ पर सिंगल क्लास में पढ़ाया है टाइम शॉर्ट होने की वजह से, तो उसका हर सेक्शन 154, 156, 167, 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट, 172 की स्टेटमेंट, ये सारे सेपरेट क्वेश्चंस हैं। तो वो जो प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं वो हम उसी प्लेलिस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इस रिकॉर्डेड, और ये जब तक आप हमारी एकेडमी का हिस्सा रहेंगे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे। और इन केस नवंबर तक तो आप वैसे हमारे साथ, अगर नवंबर के साथ दिसंबर जनवरी में भी इम्तिहान होगा तो ये प्लेलिस्ट उस वक्त तक 2 महीने तक हम एडिशनल अलाउ कर देते हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी को एक तरीके से लेकर चलें तो जो जो इम्तिहान आता जाएगा वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे। लेकिन आप ये चीज़ जहन में रखें, कल आपका पेपर मतलब हर चीज़ को इस तरह तैयार करें जिस तरह पेपर वाली रात हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। और सर आप लोगों ने एक चीज़, जिस तरह आप GK को भी लेकर चल रहे हैं कि जब आप टेस्ट देते हैं तो इनकी छुट्टी उस वक्त तक ना हो जब तक वो उस दिन का जो टेस्ट है वो जितने आपने क्वेश्चंस दिए हैं उसको बराबर तरीके से ना कर लें। इस तरह उमर साहब आपने भी ये देखना है कि आफ्टर क्लास जितने लोग जिनका टेस्ट ठीक नहीं है उनको आप क्या करें, अलग से होल्ड कर लें और उस वक्त तक होल्ड रखें जब तक उस दिन का जो टेस्ट है वो अगर GK है तो उसकी सूरत में 100/100, उसमें तो 20-25 क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। इंग्लिश या लॉ की सूरत में एटलीस्ट जो पहली अटैम्प्ट थी उसमें अगर कोई 50% नंबर ले रहा है तो गुड है, और अगर वो 50 से कम था तो दूसरी बार को क्वेश्चन देख के देना है, टेस्ट तैयार करके देना है, तो वो 70% पे चला जाएगा। 70 में भी नहीं होता तो तीसरी बार उसको फिर कहें कि 100% करें, कोई मसला नहीं, यहाँ पर बेड वगैरह हमारे पास मौजूद है। अगर आप में से किसी ने रात को ठहरना हुआ तो मैं ठहरा दूंगा, वो अलग बात है, मेरे से हम आपसे चार्जेस ले लेगी, वो अलग आपको। लेकिन जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होगा उस दिन का सिलेबस, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ चूंकि चुनांचे हालांकि ये नहीं होता। और अपनी ही खामी के साथ एक जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपको बताता हूँ। एक जो पहले हमारे साथ लोग चलते आ रहे हैं उन सबको एक जनरल सी चीज़ पता है कि मैं इरेगुलर बंदा हूँ, इरेगुलर इन द सेंस कि क्लास टाइम पर नहीं होती। अब मैंने पिछले दिनों एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लास्ट 3 इयर्स का मेरा जो सिविल सर्विसेज एकेडमी और पैस कैंपस का ओवरऑल क्लासेस का स्केड्यूल था उसमें कभी क्लास सुबह 8:20 पे थी, कभी 11 पे थी, कभी 12 बजे, डिफरेंट टाइम्स पे मेरी क्लासेस वहाँ पर थी। तो जब उन्होंने मुझे इस बात पर अप्रिशिएट किया कि जी 3 साल में ये वाहिद बंदा है जो अपनी किसी भी सिंगल क्लास में कभी लेट नहीं हुआ, तो वहाँ से एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। तो जो चीज़ सामने आई वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी अपनी लाइफ में दे देते हैं ना कि यार ये प्रायोरिटी है, तो उसके बाद आप उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो आप उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इस सिविल जज की इस क्लास को प्रायोरिटी पे रख लें और आप कहें कि नहीं मेरी प्रायोरिटी ये है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा मुझे आके लेम एक्सक्यूज़ देगा कि ट्रैफिक थी, ये था, वो था। इवन दो इस सारे अरसे में कई बार जब मैं गया तो ट्रैफिक भी जाम थी, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे भाग के, जो लोग इधर सुबह होते अक्सर जब मुझे यहाँ पर देखते तो मैं अचानक आता हूँ जनाब 5 मिनट बाद चेंज करके और फ़ौरन जा रहा हो तो जनाब ये करना। लेकिन वहाँ पर तो क्या है कि प्रायोरिटीज़ सेट करना, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ सेट करें और जिस इम्तिहान की तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं अगर आप इसको प्रायोरिटी पे रख लें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कोई भी अगर आप कहें कि जनाब ये हो गया था, वो हो गया था, ये कोई ऐसा वैसा इशू हुआ था, वो कभी भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पर अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो बताएं ताकि हम आपको आंसर करते हैं।